जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये 27 अप्रैल का हम लोग आपके सामने ये करंट अफेयर लेकर के आए हैं और इसमें दोस्तों हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने समाहित करने की कोशिश की है। तो देखिए इसके पहले प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का और उसका जो भी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी का आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करना है, क्योंकि बिना नोट्स तैयार करे आप अपनी तैयारी को वो रास्ता नहीं दिखा सकते। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आपके पास सारा एग्जाम के 2 महीने पहले से आपके पास सारा कंटेंट उपलब्ध हो, ताकि आप उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर सकें। करंट अफेयर दोस्तों डेली पढ़ने वाली चीज होती है, ये नहीं कि आपने एग्जाम से पहले 10 दिन पहले से 1 महीने पहले से एक करंट अफेयर की कोई बड़ी सी बुक खरीदी और उसे पढ़ना चालू किया। चीजें रिलेट नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा, इसलिए आपको करंट अफेयर हमेशा कठिन लगेगा। और इसकी तो गारंटी है कि आप यदि 3 से 4 महीने इस तरह से डिटेल के साथ में कंप्लीट करते हैं इस तरह से करंट अफेयर विथ नोट्स के, तो आपको जो है जीएस भी आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, तो उसमें भी आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं जाएगी। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न के बारे में। क्या है आपका पहला प्रश्न? हाल ही में 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। देखिए वर्ल्ड जो आपका वैक्सीनेशन डे वीक है, ये आपका कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल तक, अभी मतलब जस्ट है ना। तो 24 से 30 अप्रैल तक क्या मनाया जा रहा है? आपका टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका आयोजन हो रहा है। तो ये दोस्तों आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन सी संस्था है जो इसका आयोजन कर रही है टीकाकरण सप्ताह का? इसका उत्तर आप यहां पर देख रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था है जो कि इस टीकाकरण सप्ताह का क्या कर रही है? आयोजन कर रही है। तो इसके बारे में आपको यहां पर याद रखना है। इसका क्या है आंसर? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 24 से 30 अप्रैल तक इसका आयोजन कर रही है ना। किसका? विश्व टीकाकरण सप्ताह है। देखिए दोस्तों टीकाकरण दिवस नहीं है, उसके बारे में हम आपको आगे जो है बता रहे हैं। देखिए WHO के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश यहां पर करिए आप लोग। WHO एक संस्था है, इसकी स्थापना मित्रों 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में हुई थी। दोस्तों ये पीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना जिनेवा में की गई। इसका जिनेवा में क्या है मित्रों? इसका जिनेवा में मुख्यालय है। जिनेवा में दोस्तों इसका क्या है? जिनेवा में यहां पर इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसकी थीम क्या रही है इस बार की? इसकी थीम देख लीजिए, द बिग नहीं है यहां पर दोस्तों, द बिग है। क्या है? बिग, द बिग कैच अप। द बिग कैच अप इसकी क्या है? थीम रही है। ये आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर? चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए यहां पर इस क्वेश्चन से संबंधित, ये जो क्वेश्चन हमने दिया इसी से आसपास से संबंधित टीकाकरण से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर हमने आप लोगों के लिए जो है तो लिखे हैं। देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए टीकाकरण सप्ताह तो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया गया, WHO के द्वारा स्थापना WHO की आपने ठीक तरह से देखी है। अब देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है आपका 16 मार्च को, क्या 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय है, याद रखना अपन को, है ना। अच्छा, एक वैक्सीन का नाम है जिसका नाम है मित्रों सर्वावैक। सर्वावैक वैक्सीन ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कहलाती है। किसकी वैक्सीन है ये? सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है जिसका नाम है क्या? सर्वावैक। तो ये भी आपको मित्रों यहां पर याद रखना है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है जिसका नाम है सर्वावैक। ठीक, अच्छा इसके बाद यहां पर और देखिए इन्कोवैक दोस्तों, ये इंटरनेजल वैक्सीन है, ये कोविड की वैक्सीन है। कोविड की वैक्सीन है, इंटरनेजल वैक्सीन है दोस्तों। इन्कोवैक इंटरनेजल वैक्सीन है। क्लियर? तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, भारत में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? तो देखिए भारत में वैक्सीनेशन को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शामिल किया गया था। कौन सा मिशन दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष। कब चालू किया गया? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ही मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ मित्रों यहां पर किया गया। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। अच्छा, इसके बाद देखिए, हाँ मॉस्क्यूरिक्स एक वैक्सीन है, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है दोस्तों मॉस्क्यूरिक्स। वैसे मलेरिया की जो दवा बनती है वो कुनैन नामक वृक्ष से बनती है ना। तो मलेरिया की लेकिन पहली वैक्सीन जो है दोस्तों उसका क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉस्क्यूरिक्स निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वैक्सीन है? तो ये आपको याद रखना है, जो मॉस्क्यूरिक्स है ये आपकी मलेरिया की वैक्सीन है। अच्छा,
कोवैक्सीन, ये कोवैक्सीन का नाम आपने बहुत सुना है, आप लोगों ने कोवैक्सीन को लगाना ज्यादा प्रेफर किया था यहाँ पर कोविशील्ड की जगह पर जब आपका वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा था। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएं, जो कोवैक्सीन है मित्रों, कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित की गई। और इसको कहां पर ये कंपनी है, भारत बायोटेक कंपनी, ये हैदराबाद की कंपनी है। तो ये भी मित्रों आपको याद रखना है। अच्छा, कोविशील्ड के बारे में हम आपको अगर यहां पर बताएं तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड, और ये कहां पर है मित्रों? ये पुणे में है। कोवैक्सीन की ये भारत बायोटेक कहां पर है? हैदराबाद में। और ये कोविशील्ड जिसने बनाई तो उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है। क्लियर? तो ये बात आपको मित्रों यहां पर याद रखनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने यहां पर लिया है, हाल ही में कहां पर देश का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र बनकर तैयार हुआ है? दोस्तों वायुसेना विरासत केंद्र, इसका पहली बात तो मतलब समझिए वायुसेना विरासत केंद्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, वायुसेना के जितने भी पुराने विमान हैं, जो भी वायुसेना का भारत में इतिहास रहा है शुरू से लेकर आज तक का, उस सभी ऐतिहासिक चीजें जो भी हैं, ऐतिहासिक चीजें जो भी ऐतिहासिक प्लेन हैं, जहाज हैं, सभी वायुसेना के जितने भी हथियार हैं जो पुराने हो चुके हैं, उनको उस विरासत केंद्र में रखा जाएगा। लोग वहां पर घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे वायुसेना विरासत केंद्र। तो ये कहां पर बनकर तैयार हुआ है दोस्तों? ये आपका बनकर के तैयार हुआ है कहां पर? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में ये बनकर के तैयार हुआ है वायुसेना विरासत केंद्र, देश का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए वायुसेना के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अंग्रेजों के टाइम पर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, ध्येय वाक्य क्या है वायुसेना का? भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों नवः स्पर्शम नभः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, ये यहां पर ऐसा इस तरह से लिखते हैं, नभः स्पर्शम दीप्तम। ये वायुसेना का क्या है दोस्तों? ये ध्येयवाक्य है। ये ध्येयवाक्य आपको वायुसेना का याद रखना है। अच्छा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पंकज मोहन सिन्हा। ये अभी नियुक्त हुए थे जनवरी के आसपास यहां पर 2023 में। तो पंकज मोहन सिन्हा इसके क्या है? अध्यक्ष है वायुसेना के। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए वायुसेना विरासत केंद्र के बारे में देखिए, चंडीगढ़ में है ये, है ना? चंडीगढ़ में हमने इसका उत्तर बताया था। सेक्टर 18 है जो आपका मित्रों चंडीगढ़ में, वहां पर ये सेक्टर 18 में बनकर के तैयार हुआ है वायुसेना विरासत केंद्र। चलिए, पुराने विमान यहां पर रखे जाएंगे, जो भी ऐतिहासिक विमान होंगे, जो भी पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, रखे हैं, लेकिन उन्होंने एक समय पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, किसी न किसी युद्ध में अपने प्रदर्शन और कौशल को दिखाया था, है ना? तो ऐसे सभी विमानों को, सभी प्रकार के टूल्स जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किए जा चुके हैं, उनको यहां पर रखा जाएगा, प्रदर्शनी टाइप से लगेगी, है ना? तो पुराने विमान यहां पर रखे जाएंगे वायुसेना विरासत केंद्र में। अच्छा, गौरवशाली इतिहास, हमने वही बात की ना आपसे अभी जस्ट बताया, गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। ठीक, तो वायुसेना विरासत केंद्र में, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, चंडीगढ़ सरकार और भारतीय एयरफोर्स के द्वारा यहां पर एमओयू साइन हुआ है इसके लिए। चंडीगढ़ सरकार और भारतीय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एमओयू साइन यहां पर किया गया है कि वायुसेना विरासत केंद्र ओपन किया जाए। क्लियर? यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर विमानों को रखा जाएगा। इसमें यहां पर थोड़ा सा पिक्सल इसके दिख रहे हैं आपको, इस तरह से यहां पर, जैसे ये विमान है ना? तो ये सारे विमान यहां पर इस तरह से रखे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर दोस्तों, हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी है। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? थल सेना अध्यक्ष है वर्तमान में मनोज पांडे। मनोज पांडे दोस्तों वर्तमान में क्या है? थल सेना के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार कौन है? नौसेना के अध्यक्ष हैं। तो ये भी दोस्तों आपको जो है याद रखना है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए यहाँ पर राजीव कुमार जो है, ये कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष अगर देखा जाए तो कौन है? मनोज सोनी। तो देखिए
मनोज पांडे क्या है, थल सेना के हेड हैं, मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी वर्तमान में, ये याद रखना है। और नौसेना के एडमिरल आर हरि कुमार हैं। और इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखा जाए तो राजीव कुमार है इसके क्या आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं, तो ये भी आपको याद रखना। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है, तो दोस्तों यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखें दोस्तों तो यहां पर तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयुक्त एक वर्तमान में बहुसदस्यीय संस्था बनकर के तैयार है, 2 अन्य सदस्य होते हैं, है ना, बहुसदस्यीय संस्था है। पहले कुछ समय पहले एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, लेकिन इसको फिर बाद में बदला गया और इसको बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया निर्वाचन आयोग को। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। 324 से लेकर के दोस्तों 324 से लेकर के 329 तक में इसका वर्णन दोस्तों किया गया है, किसका, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ये भी आपको आर्टिकल है दोस्तों, ये अनुच्छेद हैं, ये याद रखना महाराज, अनुच्छेद है ये, हमन में आपको और नहीं समझ लेना, ठीक है ना। चलिए हाँ, इसके आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, यहां पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क ये कहां पर है, ये गणेशपुरा राजगढ़ में है। राजगढ़ जिला है, गणेशपुरा एक स्थान है वहां पर। यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो है मित्रों, ये सौर ऊर्जा पार्क है, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क यहां पर है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है, राजगढ़ जिले में है, गणेशपुर में। अच्छा, यहां पर अगर थोड़ा सा और हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको दें तो सौर ऊर्जा पार्क के बारे में और हम आपको बताएं, देखिए विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग पावर प्लांट ये कहां पर तैयार हो रहा है। अब देखिए ये चीज एक अलग होती है, सौर ऊर्जा पार्क एक अलग है जो कि गणेशपुर राजगढ़ में है। सौर ऊर्जा से चलने वाला मतलब बहुत सारी सौर इलेक्ट्रिक जो पैनल है वहां पर लगाए गए हैं, उनसे बिजली उत्पन्न होती है। तो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क है गणेशपुर राजगढ़ में। अच्छा, यहां पर अगर फ्लोटिंग पावर प्लांट के बारे में हम आपको जानकारी दें तो फ्लोटिंग पावर प्लांट क्या कहलाते हैं, इसके बारे में देखिए, एक वाटर होते हैं जैसे तालाब है या बहुत बड़ी कोई झील है या नदी है जहां पर पानी थोड़ा सा स्थिर है, तो ऐसी जगह पर बहुत बड़े स्थान पर विशाल मात्रा में सोलर पैनल वहां पर लगा दिए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर बना करके उसको तैरा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बिजली तैयार होती है सेम बिल्कुल सोलर पैनल की तरह ही है, धूप से ही उनको चार्ज होना, इलेक्ट्रिक सेल जो वहां पर लगी हैं उसमें सोलर पैनल में, है ना, लेकिन वो पानी के ऊपर तैर रही हैं। तो इससे 2 लाभ होंगे दोस्तों, एक तो पानी में जो अन्य चीजें आती हैं, बाहर से कचरा उड़ करके आता है वो उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर से वो सोलर पैनल ढके हुए हैं, और वाष्प के माध्यम से पानी का वेस्टेज नहीं होगा, पानी का नुकसान नहीं होगा कि पानी आपका ऊपर उड़ रहा है वाष्प बन के। तो यहाँ पर 2 लाभ इसके हो जाएंगे, और इसके अलावा बिजली भी और जगह की बचत होगी। अगर हम कहीं ग्राउंड पर लगाते हैं तो उतनी जमीन हमारी जो है चली जाएगी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट ये कहां पर, ओंकारेश्वर में दोस्तों, ये अभी बन रहा है, ये निर्माणाधीन अवस्था में है। किस अवस्था में है मित्रों, निर्माणाधीन, ये निर्माण हो रहा है खंडवा में जो है, यहां पर ओंकारेश्वर है और यहीं पर ये बन रहा है, ठीक। तो यहां पर याद रखना है ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी के बैक वाटर में इसका निर्माण हो रहा है, नर्मदा नदी के बैक वाटर, नर्मदा नदी के बैक वाटर में दोस्तों इसका निर्माण हो रहा है। जब ये बन जाएगा तो इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी मित्रों, तो इसकी क्षमता जो है वो क्षमता 600 मेगावाट के आसपास हो जाएगी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट ये कहलाएगा। लेकिन अभी तो ये बन रहा है, बनकर के तैयार हुआ नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा जो कि बन चुका है, तो वो है दोस्तों रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि तेलंगाना में है। अगर वर्तमान में आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा है, तो आप बताएंगे रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट। क्या नाम है, रामागुंडम, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ये है कहां पर, ये तेलंगाना में है। 100 मेगावाट के आसपास इसकी क्या है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, कितनी है, 100 मेगावाट।
और इससे पहले जो था वो केरल का है, 96 या 92 मेगावाट के आसपास उसकी जो केरल में है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता रही है ना। तो वर्तमान में सबसे बड़ा तो यही है, लेकिन अगर ये जिस दिन बन के तैयार हो गया तो फिर इसकी जगह कौन ले लेगा? ये आपका ओमकारेश्वर वाला, ये आपका तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि ओमकारेश्वर में बन रहा है, ये भारत का ही नहीं दोस्तों, ये विश्व का भी सबसे बड़ा बन जाएगा। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, सौर ऊर्जा पार्क के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ी सी बातें बताई हैं आपको, है ना, अलग अलग तरह से हैं। एमपी का सबसे बड़ा जो दोस्तों, देखिए एमपी का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है? तो प्रथम जो है आपका पहला तो है गणेश का राजगढ़ में, है ना। और एमपी का सबसे बड़ा अगर देखा जाए, सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो रम्स लिमिटेड है। रम्स लिमिटेड कहां पर है? रीवा में, और 750 मेगावाट है ये दोस्तों सौर ऊर्जा पार्क है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट नहीं है ये, फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो हमने यहां पर ये कहानी बताई फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में, ठीक। अच्छा, ये क्या है? सौर ऊर्जा पार्क है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो रम्स लिमिटेड है, रीवा में 750 मेगावाट है। और जो कि भारत का पहला अगर देखा जाए तो वो आपका राजगढ़ में है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा, मध्य प्रदेश का प्रथम जो है ये राजगढ़ में 100 मेगावाट है, उसी के बारे में क्वेश्चन जिसमें था, ठीक। अच्छा, अगला देखिए प्रश्न आपका, ये प्रश्न नंबर 14 है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 यहां पर देखिए, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों सामान को लाने में, ले जाने में जो खर्च आता है उसको कहते हैं लॉजिस्टिक खर्च। क्लियर? जैसे हम कोई सामान यहां से 100 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं तो उसको ले जाने में और उसको वहां से अगर कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसको लाने में यहां पर जो खर्च आता है उस खर्च को कहा जाता है मित्रों क्या? लॉजिस्टिक खर्च, ठीक है। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विश्व बैंक एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? तो भारत यहां पर 38वीं रैंक है। भारत की 38वीं रैंक है, मतलब भारत 38वें नंबर पे आता है। भारत में निर्यात करने में और आयात करने में जो सामान का है ना जो खर्च आता है वो खर्च के मामले में भारत 38वें नंबर पर है दुनिया में। कितने नंबर पर है दोस्तों? 38वें नंबर पर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। पहली बात तो इसका उद्देश्य समझ लीजिए, है ना। जो विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की लॉजिस्टिक लागत कम करना। भाई ये इंडेक्स जारी होंगे तो कोई देश सोचेगा कि हमें ये लागत को कम करना है, यही इसका ये जो इंडेक्स जारी होता है, इस इंडेक्स जारी होने का उद्देश्य भी दोस्तों यही है। अच्छा, भारत ने इसके लिए पीएम गति शक्ति योजना लागू की है। भारत ने कौन सी योजना लागू की है? किसके लिए? कि ये लॉजिस्टिक खर्च कम हो सके भारत का, इसके लिए भारत ने पीएम गति शक्ति योजना लागू की है। कौन सी योजना? पीएम गति शक्ति योजना, ये आपको याद रखनी है। पीएम गति शक्ति योजना का संबंध किससे है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लॉजिस्टिक खर्च जो है इसको कम करना। क्लियर? अच्छा, चलिए देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में देखिए, यहां पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये हमने आपको पहले बताया, किसके द्वारा? क्वेश्चन में ही लिखा है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, भारत की 38वीं रैंक जो है, इसमें भारत की कौन सी रैंक आई है? 38वीं, है ना। 2014 में भारत की रैंक कौन सी थी मित्रों? 2014 में भारत की रैंक 54 थी, है ना। और 2018 में देखिए रैंक अब कम हो रही है, हम अच्छे नंबर पर आ रहे हैं ना, 44वीं थी। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर कितनी हो गई है दोस्तों? 38वीं हो गई है 2023 में। 38वीं रैंक हमने 2023 में प्राप्त कर ली है। तो ये भी मित्रों आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर? देखिए प्रथम स्थान पर दोस्तों सिंगापुर है। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर में। भारत तो 38वें नंबर पर है ना। और द्वितीय स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। और अंतिम स्थान में अफगानिस्तान है। ये बड़ा महंगा आयात निर्यात करता है। क्लियर? ये भी आपको यहां पर याद रखना। चलिए, अच्छा, यहां पर सिंगापुर की बात आई है ना मित्रों, यहां पर सिंगापुर के बारे में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है ना। तो सिंगापुर के साथ में भारत की क्या संबंध है? एक भारत का सिंगापुर के साथ में युद्ध अभ्यास होता है मित्रों, उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भारत का सिंगापुर के साथ में होता है। अच्छा, फिनलैंड हाल ही में नाटो का, फिनलैंड की भी चर्चा आई है ना, क्योंकि फिनलैंड की चर्चा क्या आई है यहाँ पर? देखिए फिनलैंड के बारे में द्वितीय स्थान है, पहला सिंगापुर का था, द्वितीय फिनलैंड का। तो फिनलैंड के बारे में एक यहाँ पर देखिए एक लाइन, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। किसका दोस्तों? नाटो का, NATA। नाटो का पूरा नाम कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक इसमें 30 सदस्य रहे हैं
अब 31वां सदस्य कौन सा बन गया है? फिनलैंड इसका 31वां सदस्य नाटो का बन गया है। ये बहुत दिन से चर्चा में था कि फिनलैंड नाटो का सदस्य बनेगा, लेकिन फाइनली ये बन गया नाटो का 31वां सदस्य, है ना। जो दोस्तों यूक्रेन है ये भी नाटो का ही सदस्य बनने जा रहा था, उसके चक्कर में रसिया ने उसको धो दिया था, ये आपको भी पता है ना। चलिए, तो यूक्रेन तो बेचारा मारा गया बीच में इस चक्कर में कि वो नाटो का सदस्य बनेगा, और सदस्य बन भी नहीं पाया, और बीच में आ गया कौन? फिनलैंड। तो फिनलैंड बन गया नाटो का 31 नंबर का क्या सदस्य। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण के बारे में देखिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए थे वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है, यहां पर बॉन्ड, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, ये किसके द्वारा जारी किए गए थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड हाल ही में किसके द्वारा जारी किए गए? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किए गए थे। किसके द्वारा दोस्तों? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किए गए थे। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये जारी किए गए थे। अच्छा, रैंप योजना किसके द्वारा चालू की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा चालू की गई योजना। कौन सी? रैंप योजना। चलिए, एमएसएमई हेतु है ना, एमएसएमई के लिए। एमएसएमई का मतलब क्या होता है मित्रों? जो लघु और मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है ना, जो लघु और मध्यम उद्योग है ना, उनके लिए दोस्तों रैंप योजना वर्ल्ड बैंक ने चालू की। ठीक। अच्छा, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में देखें तो भारत की दोस्तों रैंक क्या है? 3rd रैंक है भारत की, 3री रैंक है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में। भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 3री रैंक है इसमें भारत की, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सर्वाधिक निवेश करने वाले देशों में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? बताइए आप। सर्वाधिक निवेश करने वाले देशों में, निवेश का मतलब भारत सबसे ज्यादा निवेश करता है, कौन सा देश सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निवेश के मामले में यहां पर बात हो रही है, ये याद रखना है अपन को। सर्वाधिक एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके निवेश के मामले में देश में भारत की रैंक 5वीं है। मतलब जो भी चीजें हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हैं, दुनिया में जितने देश इन चीजों का निर्यात करते हैं उसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 5th रैंक है भारत की, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, विश्व बैंक 1944 के सम्मेलन में विश्व बैंक की और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, अच्छा ये यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। 1944 के सम्मेलन में दोस्तों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों संस्थाएं यहां पर बनी थी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, जो आपकी एक संस्था है, और एक वर्ल्ड बैंक है एक संस्था, ये दोनों संस्थाएं दोस्तों कब बनी थी? 1944 के सम्मेलन में इनकी स्थापना की गई थी। 1945 से दोस्तों इन्होंने, आईएमएफ वगैरह ने, इन्होंने 1945 से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ये भी याद रखना, 1945 से ये चालू अवस्था में आ गई, इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों संस्थाएं दोस्तों एक साथ बनी थी, इसलिए इसको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। ट्विंस मतलब जोड़ा, है ना। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन ही हो रहा था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से इनको जाना जाता है, इन दोनों संस्थाओं को। ये भी आपको यहां पर ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों ये यहां पर आपका लास्ट क्वेश्चन था, यहां पर हमने 4 क्वेश्चन को समझा है। क्लियर? तो ये आपको सारा का सारा क्या करना है, आपको नोट्स इसका तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर के ये चीजें भूल जाएंगे, और आप हर बार वीडियो तो देख नहीं सकते, एग्जाम आ जाएगा तो ये वीडियो देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाएंगे जो है। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको करना क्या है कि इसका नोट्स तैयार करना है, और इसीलिए हम इतनी मेहनत से इसको टाइप करवा रहे हैं, ताकि ये 4 प्रश्न जो है बड़ी ही डिटेल के साथ में हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो चारों प्रश्न को बाकायदे एज इट इज लिख लेना है और इसका रिवीजन करना है, बस आपको और कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।